तो ये जो प्रोसेस रहता है फोटोकेमिकल प्रोसेस, उसमें दैट लाइट इज देयर एसेंशियल। विदाउट लाइट दैट रिएक्शन विल नॉट बी टेक प्लेस, यानी कि बगैर लाइट के रिएक्शन होती है क्या? नहीं। तो उसमें लाइट जो रहता है, लाइट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वो उसमें का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू सी द टू लॉज। दो लॉज है फोटोकेमिस्ट्री में। एक जो लॉ है उसका नाम है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ समझने के पहले, कल अपने जो फोटोकेमिकल प्रोसेस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस लिए थे, उसमें वी हैव टू सी द टू एग्जांपल्स। उसमें अपने दो एग्जांपल देखे थे। एक था फॉर्मेशन ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड Cl2। H2 और Cl2 जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनकी रिएक्शन होने के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन गेट दी HCl। और सेकंड जो रिएक्शन है वो कॉमन है, सबको पता है, दैट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है प्लांट में, उसमें लाइट इज देयर एसेंशियल। लाइट जो है वो उसमें एसेंशियल है, क्योंकि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल रहते हैं दे कैन एब्जॉर्ब दी लाइट। वो लाइट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज रिएक्शन, ये रिएक्शन है दिस। हाँ, ये सेकंड जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। तो दैट क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल रहता है इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट एंड वी कैन गेट द कार्बोहाइड्रेट प्लस H2O। या फिर ये एक रिएक्शन बताया मैंने आपको, H2 प्लस Cl2 गैसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे कैन फॉर्म दी HCl। वो क्या करते हैं? HCl फॉर्म करते हैं। ये दोनों भी जो एग्जांपल है ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन के, या जिसको अपन कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। The reaction will take place by absorption of visible and ultraviolet light radiation is called a photochemical reaction. And in such process, the absorbed light energy is first stored in the molecule and then it is further used to bring about the reaction. So I thought you can understand this photochemical reaction. Photochemical reaction यानी कि क्या, या photochemical process यानी कि क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल प्रोसेस यानी क्या है? रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, या जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस। In such process, the absorbed light energy is first stored in the molecule and then it is further used to bring about the reaction. क्योंकि ये जो reactions है इसमें light is essential। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या रहता है? लाइट जरूरी है। विदाउट लाइट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बगैर लाइट के ये रिएक्शन नहीं होती है। तो लाइट जो रहती है वो इसेंशियल है। तो इसमें दो जो लॉज है, टू लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, उसमें का फर्स्ट लॉ है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ग्रोथस और ड्रॉपर ये साइंटिस्ट का नाम है एंड दे कैन गिव दिस लॉ, दैट्स व्हाई दे कैन गिव देयर ओन नेम टू दिस लॉ। क्या कहता है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ? ओनली दोज रेडिएशंस, ओनली दोज रेडिएशंस which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing a chemical change। देखो और एक बार डेफिनेशन क्या है इसकी? ओनली दोज रेडिएशंस which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing a chemical change। खाली वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वही खाली इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने के लिए खाली जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं वही खाली रिस्पॉन्सिबल या इफेक्टिव रहते हैं, ऐसे ग्रोथस और ड्रॉपर कहता है ओनली दोज रेडिएशंस which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing a chemical change। Or second definition, it is only the absorbed light radiations that are effective in producing a chemical change। It is only the absorbed light radiations that are effective in producing a chemical change। chemical change होने के लिए क्या रहेगा? जो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब किए गए हैं वही खाली इफेक्टिव रहते हैं, दूसरे नहीं रहते हैं, ऐसा ग्रोथस और ट्रॉपर कहता है। ठीक है। क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में अपने देखे कि लाइट अगर है तो ही रिएक्शन होती है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। लाइट अगर नहीं है तो दैट 6CO2 प्लस 6H2O दे कैन गिव्स दैट कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोसेस पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो लाइट इज देयर एसेंशियल। तो जब तक लाइट ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब नहीं करता है तब तक रिएक्शन नहीं होती है। अंडरस्टैंड? तो ग्रोथस और ड्रॉपर भी वही कहते हैं
वो क्या कहते हैं, they can say that only those radiations which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing a chemical change. जो लाइट रेडिएशन खाली अब्सॉर्ब किए गए हैं वही खाली इफेक्टिव रहता है, ठीक है, या वही रिस्पॉन्सिबल रहता है इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन होने के लिए या केमिकल चेंज होने के लिए जो लाइट रेडिएशन अब्सॉर्ब किए गए हैं वही इफेक्टिव रहते हैं। सेकेंड और में अपने वही कहा, इट इज ओनली द अब्सॉर्ब लाइट रेडिएशंस दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग ए केमिकल रिएक्शन। When light falls on a cell containing a reaction mixture, some light is absorbed and the remaining light is transmitted. Obviously, it is the absorbed component of light that is capable of producing the reactions. देखो, जब when light falls on a cell containing a reaction mixture, जब लाइट रिएक्शन मिक्सचर पर गिरती है तब क्या होता है, सम लाइट इज एब्जॉर्ब, उसमें से कुछ जो लाइट रहेंगी वो एब्जॉर्ब की जाती है, एंड द रिमेनिंग लाइट इज ट्रांसमिटेड। ऑब्वियसली इट इज द एब्जॉर्ब कंपोनेंट ऑफ लाइट दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिएक्शन। खाली जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है या जो लाइट कंपोनेंट एब्जॉर्ब किए गए हैं दैट इज ओनली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिएक्शन। द ट्रांसमिटेड लाइट इज इनइफेक्टिव केमिकली, जो लाइट ट्रांसमिटेड होगी है इट इज इनइफेक्टिव केमिकली। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मस्ट नेसेसरली बी फॉलोडेड बाय ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द ट्रांसमिटेड लाइट जो रहेंगी इज इनइफेक्टिव केमिकली, however it does not mean that the absorption of radiation must necessarily be followed by a chemical reaction. When the conditions are not favorable for the molecules to react, when the conditions are not favorable for the molecules to react, the light energy remains unused and it may be re-emitted as heat or light. कभी कभी क्या होता है कि that conditions are not favorable for the molecule to react, जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उस पर लाइट गिरती है तो कभी कभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहते, फिर ऐसे फिर क्या होता है, द लाइट एनर्जी रिमेन्स अनयूज्ड, ठीक है, वो जो लाइट एनर्जी रहती है इट इज रिमेन्स अनयूज्ड एंड इट मे बी री इमिटेड एज हीट और लाइट। तो वो क्या हो जाती है फिर हीट या लाइट के इसमें फॉर्म में क्या होती है, री इमिट होती है, इट इज री इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। अंडरस्टैंड। दूसरा जो लॉ है वो है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। सेकंड जो लॉ है उसका नाम है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। अब स्टार्क आइंस्टाइन लॉ कहता क्या कहता है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन each molecule of the reacting substance absorb a single photon, that is one quantum of radiation causing the reaction and is activated to form the product. ये स्टार्क आइंस्टाइन साइंटिस्ट के नाम है, दे कैन गिव दिस लॉज, दैट्स व्हाई दे कैन गिव देयर ओन नेम टू दिस लॉ। तो स्टार्क आइंस्टाइन क्या कहते हैं, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन each molecule of the reacting substance absorbs a single photon, ठीक है, सिंगल फोटॉन यानी कि वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन causing the reaction and is effective and is activated to form the product. फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ईच मॉलिक्यूल, हर जो मॉलिक्यूल रहेगा ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस का, वो क्या करता है, इट कैन एब्सॉर्ब ए सिंगल फोटॉन, वो खाली वन क्वांटम है वही खाली एब्जॉर्ब करता है, सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन ही एब्जॉर्ब करेगा, कॉजिंग द रिएक्शंस, रिएक्शन होने के लिए, एंड इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और वही क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। इसे स्टार्क और आइंस्टाइन कहते हैं। द लॉ ऑफ फोटोकेमिक इक्विवेलेंस इज गिवन एज, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, अब उसको कैसे देंगे, तो वी कैन सी दैट, देखो ये ए इज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ए जो है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया है, इट कैन एब्जॉर्ब वन फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया है एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड, और वो क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड होता है, हो जाता है। ए स्टार इज नथिंग बट द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एंड देन इट कैन यूज द प्रोडक्ट, और उसके बाद में वो क्या करता है, अपने को
प्रोडक्ट देता है। जैसे लॉ में कहा गया है वैसा ही है कि ए इज नथिंग बट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इट कैन एब्जॉर्ब वन फोटोन, अंडरस्टैंड, वन फोटोन दैट इज नथिंग बट एच म्यू, एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड, वो क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया है। दिस इज नथिंग बट एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर रिएक्शन में बता दी, ए इज नथिंग बट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, he can absorb one photon h mu and he becomes activated, और ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स रहेगा it can give the product B। तो here a molecule A, ये जो molecule A है, it can absorb a photon of radiations and gets activated, A star यानी कि activated molecule है, and the activated molecule A star then decompose to give B, B is nothing but the product, ये जिसको अपन कहेंगे yield, ठीक है, B is nothing but the product or yield। We could say the same things in the equation form as A is the reactant molecule, he can absorb the photon, H mu one photon, it becomes activated, and this activated molecule then gives the product. And this overall reaction is nothing but A is reactant, it can absorb the one photon, and it gives the product. B is nothing but the product molecule. Understand? ये जो है ये है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। क्या कहते हैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ? In a photochemical reaction, each molecule of the reacting substance absorb a single photon, like one quantum of radiation causing the reactions and is activated to form the product। अंडरस्टैंड? स्टार्क और आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि each molecule of the reacting substance absorb a single photon of radiation causing the reaction and is activated to form the product। वही यानी कि we can the law जो है, this law it may be given in the equation forms, यानी कि A is nothing but reactant है, it can absorb one photon and it's become activated, and this activated molecule it can give the product, और वो क्या देता है बाद में, product देता है। और उसको same we can represent like this, A plus H mu it can give A star, and this A star it can give B, B is nothing but the product, B जो है उसको क्या कहते हैं अपन, product ऐसा कहते हैं। ये दो जो लॉज रहेंगे, ये एक तो आपको 10 मार्क्स के लिए आते हैं, दिस टू लॉज, they can say that the use the Grothus Dropper law and Stark-Einstein law of photochemistry, या फिर शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स के लिए आएंगे। फर्स्ट था ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, सिंपल है ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, ओनली दोज रेडिएशंस which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing a chemical change। Only those radiations which are absorbed by a reacting substance or system are responsible or effective in producing a chemical change। chemical change होने के लिए क्या रहेगा, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए गए हैं वही इफेक्टिव रहते हैं या वही रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। या फिर अपने सेकंड में वही देखा, इट इज ओनली दी absorbed light radiations that are effective in producing a chemical change। यानी कि जब when light fall on a cell containing a reaction mixture, some light is absorbed and the remaining light is transmitted। Obviously it is the absorbed component of the light that is capable of producing the reaction, और ये transmitted light is ineffective chemically। However, it does not mean that the absorption of radiation must necessarily be followed by a chemical reaction। तो when the conditions are not favorable, कभी कभी conditions favorable नहीं रहते हैं for the molecule to react, ठीक है, तो then what happens, the light energies remains unused and it may be re-emitted as heat or light। ये फर्स्ट लॉ था, और ये जो सेकेंड जो लॉ है उसका नाम है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ भी सिंपल है, इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन each molecule of the reacting substance absorb a single photon, एक फोटोन यानी कि वन क्वांटम of radiation causing the reaction and is activated to form the product, ठीक है। दिस इज द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ये स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है। और इसको मैथमेटिकली अपन कैसे लिख सकते हैं, तो ये A is nothing but the reactant molecule, उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, it becomes activated, it becomes excited molecule, and this excited molecule can give the product, B is nothing but the product, ठीक है। तो A it can absorb a photons, molecule A जो है प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है, photon of radiations one quantum, and it's become activated, and the activated molecule then
decompose to give the product B to yield B. ठीक है, we can represent this equation form as A plus H में it gives A star, and this A star यानी कि जो activated जो molecule है वो आपको finally product B देता है. तो these are the two laws of photochemistry. ये दो photochemistry के laws है. Understand? अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो यू में आस्क. नो सर. ओके, ठीक है, सिंपल लॉज है दोनों भी. एक तो दोनों अगर कंबाइनली पूछते हैं तो 10 मार्क्स के लिए आता है, गिव्स द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. या फिर शॉर्ट नोट्स में ग्रोथस ड्रॉपर लॉ और स्टार का एक्सटर्नल लॉ, उस पर शॉर्ट नोट पूछते हैं. ओके सर. ओके, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसका वो है जाबुलंस की डायग्राम. जाबुलंस की एक साइंटिस्ट का नाम है. he can use the diagram, that's why he can give his own name to this diagram, जाबुलंस्की. ठीक है, अभी जाबुलंस्की डायग्राम में क्या है, S0 is nothing but the ground state. S0 यानी कि क्या है, ग्राउंड स्टेट है. और ये जो S1, S2, S3, these are nothing but the singlet excited state. ये singlet excited state है. और T1, T2 और T3, T1, T2 and T3, these are nothing but the ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. इसको कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ऐसा कहा जाता है. ठीक है, तो व्हेन वी कैन से दैट आईसी और आईएससी, इसमें ये जो रहता है दिस टू टर्म्स. तो हियर आईसी जो रहता है वो रहता है इंटरनल कन्वर्जन. आईसी यानी कि इंटरनल कन्वर्जन. और आईएससी जो रहता है इट इज नथिंग बट द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, आईएससी. ठीक है, दिस टू टर्म्स. और दिस इज नथिंग बट द फ्लोरोसेंस. और ये सेकंड जो है ये है रहेगा फॉस्फोरेसेंस. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये ऑन द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटोन, दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है. the molecule is present in the ground state. molecule पहले ground state में रहता है. तो फिर he can absorb the light photons. जब वो photons absorb करता है h mu, तो what happens, it may jump from S0, वो जो ground state में है तो वो क्या होता है, jump होता है. it may jump from S1 और S2 और S3, singlet excited state. इसको क्या कहते हैं अपन, singlet. S1 यानी कि singlet excited state 1, S2 singlet excited state 2, and S3 यानी कि singlet excited state 3rd. ठीक है, these are nothing but the singlet excited state. तो मॉलिक्यूल जब पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है, इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशंस, वो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देता है. और इट कैन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. एंड इट डिपेंड्स अपॉन दैट एनर्जी, यानी कि वो कौन सी स्टेट में जाएगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, वो काय पर डिपेंड रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी ऑफ द लाइट फोटॉन्स एब्जॉर्ब. उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है. ठीक है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन एब्जॉर्ब from that light photons. So it depends upon that. So here we can say that for each singlet excited state, ये जो आपको S1, S2, S3 दिख रहे हैं, तो there is a corresponding triplet state. ये T1, T2 और T3. These are nothing but the triplet excited state. ये triplet excited state है. T1, T2 और T3 जो रहते हैं ये रहते हैं triplet excited state. So here also if you see observe this S1 and T1. S1 अगर आप T1 देखेंगे, नो डाउट दे आर करस्पॉन्डिंग है ना, ये करस्पॉन्डिंग है. लेकिन a singlet excited state has higher energy than corresponding triplet excited state. सिंगल एक्साइटेड जो स्टेट S1 है, इसकी जो एनर्जी रहती है वो T1 से ज्यादा रहती है. ठीक है, एंड वी कैन से दैट इज सेड टू बी दैट एक्टिवेटेड. ये जो रहती है ये एक्टिवेटेड स्टेट रहेंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड स्टेट में रहता है. अगेन एब्जॉर्ब द वन फोटॉन्स, फोटॉन एब्जॉर्ब करता है, लाइट फोटॉन एब्जॉर्ब करता है, एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड. वो क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है. ठीक है, हियर वी कैन से दैट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो रहता है इट मे बी कम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन डिफरेंट वेज. अलग अलग वेज से वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश करता है.
इट मे बी दैट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस और इट मे बी रेडिएटिव ट्रांजिशंस। यानी कि कुछ जो ट्रांजिशन रहते हैं, यानी सपोज मॉलिक्यूल यहाँ पर है एक्साइटेड स्टेट में, तो वो नीचे ग्राउंड स्टेट को आने की कोशिश करेगा। तो इसमें दो जो टाइप्स रहते हैं वो रहते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। वो है आईसी, इंटरनल कन्वर्जन, और दूसरा रहता है आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। These two transitions are non-radiative transitions, या ऐसे ट्रांजिशंस की जिसमें रेडिएशन इमिट नहीं होता है, उसको कहने का नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। और ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये जो है ये रेडिएटिव ट्रांजिशंस है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, रेडिएशंस इमिट होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहना है, रेडिएटिव ट्रांजिशंस ऐसा कहा जाता है। तो वी कैन से दैट एक तो जो एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल गया है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ही कैन कम फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट S3 to S2 या S2 to S1 बाय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होते हैं, इट इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, या उसको कहेंगे अपन रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस। ठीक है, और सेकंड जो प्रोसेस है, हो सकता है दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कम फ्रॉम S3 to T3 या S2 to T2 या S1 to T1। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशन है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ऐसा कहते हैं। ISC यानी कि क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो S3 to T3 या S2 to T2, S1 to T1, these are nothing but the corresponding state। ये जो है ना, ये करस्पॉन्डिंग स्टेट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये भी प्रोसेस में कोई भी रेडिएशन लॉस नहीं होते या रेडिएशन इमिट नहीं होते, इसलिए इसको भी कहते हैं नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस। ठीक है, तो एक तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर, और सपोज यहाँ पर आ गए तो वो यहाँ से T3 से T2 आने के लिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाता है, आईसी, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, T2 to T1, इट इज ऑल्सो दी इंटरनल कन्वर्जन। तो ये दोनों भी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होते हैं, इसलिए अपन बोथ दिस प्रोसेसेस आर नॉन रेडिएटिव, और वी कैन से दैट रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस, ये दोनों भी लेकिन रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस है। लेकिन फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, ये जो प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस रेडिएशंस बी इमिटेड, यानी कि द मॉलिक्यूल जो पहले ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट S1 से कहां पर आता है, ग्राउंड स्टेट S0 को आता है, ये जो प्रोसेस है इसको कहने का फ्लोरोसेंस। और मॉलिक्यूल अगर ट्रिपलेट स्टेट T1 से अगर S0 को या ग्राउंड स्टेट को आता है तो इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस ऐसा कहते हैं। The transitions involve the returns of activated molecule from singlet state S1 to triplet state T1 from S1 to S0। ठीक है, is known as by the emission of radiations। ये प्रोसेस में लेकिन क्या होते हैं, रेडिएशंस इमिट होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशंस। और ये जो प्रोसेस है S1 to S0, ये प्रोसेस को कहने का फ्लोरोसेंस, and this process occurs in 10⁻⁸ second, and the emission of radiations in this transitions is called fluorescence। ये रेडिएशन जो इमिट होता है इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। और सेकंड जो प्रोसेस कहते हैं दैट ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 टू ग्राउंड स्टेट S0, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 टू ग्राउंड स्टेट S0 इज स्लो, and since it is a forbidden transitions, इसलिए क्या है, forbidden transitions है, and the emission of radiation in these transitions is called phosphorescence। और ये प्रोसेस में जो रेडिएशंस इमिट होते हैं उनको अपन कहते हैं phosphorescence ऐसा कहा जाता है। and this occurs in about 10⁻³ second। ये जो प्रोसेस है ये 10⁻³ सेकेंड में होती है, अंडरस्टैंड। ये दोनों भी जो प्रोसेस है फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, these process are radiative transitions, ये radiative transitions है। और IC और ISC ये लेकिन कैसे प्रोसेस है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोसेस है। दिस अबाउट द जाबोलिंस्की डायग्राम, ये जाबोलिंस्की डायग्राम है। कल एक बार और थोड़ा फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस जब देखना है तब ये जो है वो क्या होता है, रिपीट हो जाएगा आपको, और उसको मैं एक रिपीट करूंगा फिर भी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस जाबोलिंस्की डायग्राम? जाबोलिंस्की डायग्राम कैसे समझ में आई कि आपके